स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th इंग्लिश सप्लीमेंट्री के अंतर्गत विस्टाज बुक से तीसरा चैप्टर। और आज का जो चैप्टर है वो एक टाइप से एक लेख है, एक ऐसे तो नहीं बोलेंगे लेकिन एक जानकारी हमारे लिए। और जो ये जानकारी है वो अंटार्कटिका के बारे में है, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, कि इस पृथ्वी के जहाँ छोर है उसकी यात्रा। तो तिशानी दोषी ने ये लिखा है। तो बिफोर यू रीड पहले पढ़ लेते हैं। इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट द प्लैनेट्स पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, कि अगर आप इस धरती के, इस ग्रह के पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, द अंटार्कटिका इज़ द प्लेस टू गो। तो फिर अंटार्कटिका वो जगह है जहां आप जा सकते हैं। आगे देखें। तो मैं चेतन प्रताप एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एक्सपी क्लासेस में। अब सीधे चैप्टर पर आते हैं। तो ऑथर क्या बात करते हैं, अर्ली दिस ईयर, कि इस वर्ष के प्रारंभ में ही, आई फाउंड माई सेल्फ एबोर्ड, एबोर्ड माने होता है सवार, अ रशियन रिसर्च वेसल, एक रूस की रिसर्च वेसल, वेसल माने होता है जहाज, कि रूस का एक रूसी जो जलयान था, जहाज था, उसमें मैंने अपने आप को सवार पाया, यानी मैंने उसमें यात्रा की। और जिसका नाम क्या है, द एकेडमिक सुलास्की, हेडिंग टूवर्ड्स द कोल्डेस्ट ड्राइस्ट विंडीएस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, यानी ये हेडिंग जा रहा था, उस ओर सिर किए हुए जा रहा था। कहने का अर्थ ये है कि इनकी यात्रा, ऑथर जो है, ऑथर कहता है कि मैंने इस वर्ष के प्रारंभ में मैंने पाया कि मैं जो ये रिसर्च वेसल है, जो खोज के काम में लगा हुआ एक जहाज है जिसका नाम है एकेडमिक सुलास्की, मैंने इस पे सवार हुआ मैं। और मैं कहाँ, ये जहाज कहाँ की ओर जा रहा था, हेडिंग टूवर्ड्स, टूवर्ड्स माने की ओर, कोल्डेस्ट माने सबसे ठंडे, सबसे सूखे, विंडीएस्ट और सबसे तेज हवा वाले अंटार्कटिका महाद्वीप की ओर, कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड अंटार्कटिका। फिर आगे ऑथर कहता है, माई जर्नी बिगिन 13.09 डिग्रीज नॉर्थ टू द इक्वेटर इन मद्रास, कि मद्रास में इक्वेटर के नॉर्थ की तरफ 13.09 डिग्री से मेरी यात्रा शुरू हुई। एंड इन्वॉल्व क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स, और इस यात्रा में इन्वॉल्व था, शामिल था, यानी इतने क्या क्या हमने क्रॉस किया। तो 9 टाइम जोन्स को क्रॉस किया, 6 चेक पॉइंट्स को क्रॉस किया, 3 बॉडीज ऑफ वाटर, यानी 3 समुद्र, बॉडीज ऑफ वाटर माने समुद्र, पानी का बड़ा एक टाइप से रिजर्वॉयर टाइप का। तो यहाँ बॉडीज ऑफ वाटर का मतलब समुद्र है। एंड एट लीस्ट एज मैनी इकोस्फीयर्स, और कम से कम इकोस्फीयर, और एज मैनी इतने ही, इकोस्फीयर माने होता है वायुमंडल, से हम लोग गुजरे, यानी हमारी यात्रा यहाँ से निकली। फिर आगे ऑथर कहते हैं, by the time I actually set foot on the Antarctic continent, I had been traveling over 100 hours in combination of a car, an aeroplane and a ship. कि by the time, कि जिस समय, I actually set foot, कि वास्तव में जब मैंने अपना पैर जमाया, यानी मैं पहुंचा। अब ऑथर जो है एकेडमिक सुलास्की नाम के जहाज में बैठे हैं और इन्होंने अपनी मद्रास से यात्रा, मद्रास से मतलब माई जर्नी बिगिन 13.09 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मद्रास, कि मद्रास में इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ 13.09 से इन्होंने यात्रा शुरू की। और ये क्रॉस करते गए, 9 टाइम जोन क्रॉस किया, चेक पॉइंट्स क्रॉस किए, 3 वाटर बॉडीज क्रॉस की, और फिर इतने ही इकोस्फीयर। तो ये जब वहाँ पहुँचे, जिस समय वहाँ पहुँचे, बाई द टाइम आई एक्चुअली सेट फुट ऑन द अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट, कि ऑथर कहते हैं कि जब वास्तव में अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट पर पहुँचा, उस समय, जिस समय में पहुंचा, यानी उसमें कदम रखने से पहले, आई हैड बीन ट्रेवलिंग ओवर 100 आवर्स, की हमारी यात्रा 100 घंटे की हो चुकी थी। इन कॉम्बिनेशन ऑफ अ कार, की कार से भी हम कुछ यात्रा पूरी की, कुछ एरोप्लेन से भी, कुछ शिप से। सो इसलिए माई फर्स्ट इमोशन ऑन फेसिंग अंटार्कटिकाज एक्सपेंसिव वाइट लैंड मास लैंडस्केप एंड अनइंटरप्टेड, अनइंटरप्टेड माने लगातार, अनवरत, ब्लू हॉरिजन माने
नीला क्षितिज वाज रिलीव। अब ऑथर कहते हैं कि जब इतनी यात्रा तय की तो जो मेरा पहला इमोशन था, मेरा पहला भाव था, जब मैंने अंटार्कटिका के विस्तार को फेस किया, जो वाइट लैंडस्केप था, यानी बिल्कुल श्वेत कि सफ़ेद, जब भूदृश्य को मैंने फेस किया, उसको देखा, और अनवरत अनइंटरप्टेड यानी बिना बाधा के अनवरत ब्लू हॉरिजॉन को देखा, नीले क्षितिज को देखा, तो ये थोड़ा राहत भरा था। यानी मेरे लिए चैन की बात थी, बहुत राहत की बात थी। फॉलोड अप विद एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर, कि फॉलोड अप विद एन इमीडिएट कि मुझे तुरंत एक, और प्रोफाउंड माने सार्वभौमिक, वंडर आश्चर्य, यानी मुझे एक महान आश्चर्य था ये मेरे लिए कि जब मेरा पहली बार अंटार्कटिका से सामना हुआ, यानी मैंने पहली बार वहाँ के लैंडस्केप को देखा और अनवरत हॉरिजॉन को देखा, ब्लू हॉरिजॉन को भी। यहाँ अनवरत ब्लू हॉरिजॉन इसलिए कहा जा रहा है कि वहाँ जहाँ तक देखो वही वही दिख रहा, बर्फ ही बर्फ और आकाश, यानी एकदम यही पूरा लैंडस्केप है। तो आगे देखें, वंडर एट इट्स इमेंसिटी, कि इसकी इमेंसिटी, इसकी विशालता पर आश्चर्य, इट्स आइसोलेशन, इसके एकांत पर आश्चर्य, बट मेनली एट हाउ देयर कुड हैव बीन अ, लेकिन मुख्य रूप से एट हाउ, कैसे, देयर कुड हैव बीन अ टाइम, कि एक टाइम भी था, व्हेन इंडिया एंड अंटार्कटिका वर पार्ट ऑफ द सेम लैंडमास, कि जब इंडिया और अंटार्कटिका एक ही लैंडमास, एक ही भूखंड के हिस्से थे। कि लेकिन ऑथर कह रहा है कि मुझे विस्मय तो इसकी इमेंसिटी पर, यानी इसका जो विस्तार है, इसकी विशालता है, इस पर मैं विस्मित था, और इसके अलगाव पर, यानी इसके आइसोलेशन पर, कि बिल्कुल ये अलग है, हटके, आइसोलेशन पर, मुख्यतः इस बात पर कि कभी यह समय रहा होगा जब भारत और दक्षिण महाद्वीप यानी अंटार्कटिका एक ही धरती के हिस्से रहे होंगे, कि मुझे इसकी इमेंसिटी पर आश्चर्य था और इसके आइसोलेशन पर, कि बिल्कुल एक अलग थलग ये पड़ा है। पार्ट ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का हिस्सा, यानी अंटार्कटिका हिस्ट्री का भी एक हिस्सा रहा है। तो 650 मिलियन ईयर्स एगो, कि 650 मिलियन वर्ष पहले, यानी 6 अरब 5 करोड़ वर्ष पहले क्या था अंटार्कटिका? अ जाइंट एमेलगमेटेड साउथर्न सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना, एक विस्तृत जाइंट एमेलगमेटेड माने संयुक्त या मिश्रित, यानी जुड़ा हुआ, साउथर्न सुपर कॉन्टिनेंट, यानी सुपर कॉन्टिनेंट माने होता है अति महाद्वीप, कि दक्षिणी अति महाद्वीप था ये बहुत बड़ा, जिसको गोंडवाना नाम से पहले जाना जाता था। डिड इंडीड एग्जिस्ट, कि दरअसल ये वास्तव में एग्जिस्ट था, विद्यमान था। सेंटर्ड स्थित था, रफली माने लगभग, अराउंड द प्रेजेंट डे अंटार्कटिका, यानी प्रेजेंट डे अंटार्कटिका, यानी वर्तमान में जो अंटार्कटिका कहलाता है उसके केंद्र में ये स्थित था। थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन, तब चीजें थोड़ा अलग थी। ह्यूमंस हैड नॉट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन, कि मनुष्य जो था वो ग्लोबल सीन यानी विश्व पटल पर नहीं पहुंचा था, यानी मनुष्य नहीं आ पाया था। एंड द क्लाइमेट वाज मच वार्मर, यानी जो मौसम था वो थोड़ा गर्म था। होस्टिंग अ ह्यूज वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, होस्टिंग माने जहां मौजूद था, क्या मौजूद था? ह्यूज वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, की बहुत बड़ी मात्रा में विविधता मौजूद थी, फ्लोरा एंड फौना की, यानी विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों को फ्लोरा एंड फौना बोलते हैं। फॉर 500 मिलियन ईयर गोंडवाना थ्राइव्ड, कि 500 वर्ष तक गोंडवाना थ्राइव्ड हुआ, विकसित हुआ। बट अराउंड द टाइम व्हेन द डायनासोर वर वाइप्ड आउट, लेकिन उस समय जब डायनासोर, अराउंड द टाइम, लगभग उस समय जब डायनासोर वाइप आउट हो रहे थे, यानी समाप्त हो रहे थे। एंड द एज ऑफ मैमल्स माने होता है स्तनधारी, कि जो एज था, युग था, स्तनधारी प्राणियों का जो युग था वो प्रारंभ हो रहा था। गॉट अंडर वे माने प्रारंभ हो रहा था। द लैंड मास वाज फोर्स्ड टू सेपरेट इनटू कंट्रीज, और जो लैंड मास था, जो ये भूखंड था, वाज फोर्स्ड, ये फोर्स था, बाध्य था, टू सेपरेट इनटू कंट्रीज, यानी देशों में बंटने के लिए भूखंड मजबूर था, यानी उस समय फिर अब इसका बंटवारा हो रहा था। शेपिंग द ग्लोब मच एज वी नो इट टुडे,
कि पूरे धरती का शेप, आकार इस रूप में आ रहा था जैसे कि आज हम जानते हैं। यानी जिस रूप में आज धरती हमारे सामने है उस समय उस रूप में हो रही थी। यानी जो गोंडवाना की धरती है वो देशों में अलग अलग बंटने के लिए मजबूर हो गई और पृथ्वी का जो आज रूप है जो हमारे सामने है वैसा हो गया। यानी विभक्ति वाला रूप कि अब पृथ्वी ऐसी हो गई। आगे देखिए, टू विजिट अंटार्कटिका नाउ इज टू बी अ पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री। टू विजिट, अब ऑथर यहां कहते हैं कि टू विजिट अंटार्कटिका, कि अंटार्कटिका को विजिट करना, अंटार्कटिका में घूमने जाना, कि वास्तव में एक हिस्सा है। अंटार्कटिका में घूमने जाना हमारे इज अ पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री, उसी इतिहास का एक हिस्सा है। टू गेट अ ग्रेस्प माने होता है समझना, ऑफ वेयर वी हैव कम फ्रॉम, ये समझना कि हम कहां से आए, एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग, और किस ओर को हम सिर करके जा रहे हैं, अर्थात कहां जा रहे हैं ये समझना। इट्स टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ, इट इज टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्डिलेरन फोल्ड्स, यानी इसका अर्थ है कि जो मुख्य पर्वत श्रेणी होती हैं उसकी परतों को कॉर्डिलेरन फोल्ड्स कहा जाता है, फोल्ड्स माने तह। एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड, और प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड को समझना। यानी ऑथर यहां बात कर रहा है कि इस समय जो अंटार्कटिका की यात्रा जो हम कर रहे हैं वो उसी इतिहास का हिस्सा बनना है और यह समझना है कि हम कहां से आए और कहां जा रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि पृथ्वी की जो मुख्य परतें हैं, जो कॉर्डिलेरन जो फोल्ड्स हैं वो, और प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स हैं, और जो कैम्ब्रियन युग के पहले की जो प्री कैम्ब्रियन माने पहले, प्री माने पहले की युग की जो ग्रेनाइट चट्टानों से बना जो शील्ड्स माने भूभाग, शील्ड्स माने वैसे तो कवच होता है, तो जो पूरा ये कवच है इसका, ओजोन और कार्बन को समझना। एवोल्यूशन और एक्सटिंक्शन, इसका विकास, उद्विकास, एवोल्यूशन का मतलब होता है उद्विकास, और इसका एक्सटिंक्शन माने इसका विलीन हो जाना, लय हो जाना, नष्ट हो जाना। तो ये सब समझना भी इस चीज का हमारी यात्रा का एक हिस्सा है। व्हेन यू थिंक अबाउट ऑल दैट कैन हैपन इन अ मिलियन ईयर्स, कि जब आप ये सोचें कि ऑल दैट कैन हैपन इन अ मिलियन ईयर, कि ये सब मिलियन लाखों वर्षों में हो सकता है, तो इट कैन गेट प्रेटी माइंड बॉगलिंग, तो क्या होगा आपका बहुत अधिक मात्रा में सिर चकरा जाए। माइंड बॉगलिंग माने होता है सिर चकरा जाना, कि जब आप ये सोचेंगे ऐसा होने में लगभग 10 लाख वर्ष लगे, मिलियन ईयर लग गया, 1 मिलियन ईयर माने 10 लाख वर्ष लग गए, तो आपका दिमाग चकरा जाएगा। तो इमेजिन, मान लीजिए, कल्पना करो, इंडिया, भारत, पुशिंग नॉर्थवर्ड्स, कि मान लो जो भारत है उत्तर की ओर बढ़ता हुआ, भारत उत्तर की ओर बढ़ रहा है। जैमिंग अगेंस्ट एशिया टू बकल इट्स क्रस्ट, और जैमिंग अगेंस्ट एशिया, और एशिया की धरती की जो जैम माने होता है थोड़ा खिसकना, दबाना उसको, है ना। तो जैमिंग अगेंस्ट एशिया टू बकल इट्स क्रस्ट, यानी इसको एशिया की धरती को और थोड़ा धकेआते हुए, धक्का देते हुए, एंड फॉर्म द हिमालयास, और हिमालय बनाते हुए। साउथर्न यानी जो इंडिया है वो नॉर्थवार्ड की तरफ पुश हो, माने भारत जो है वो उत्तर की ओर बढ़ता हुआ एशिया की धरती को थोड़ा धकेआता हुआ, उसकी परत तोड़ते हुए उसको धकेआता हुआ और हिमालय को बनाता हुआ। साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ टू ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका, और जो साउथ अमेरिका है, जो दक्षिणी अमेरिका है, वो ड्रिफ्ट ऑफ माने होता है वैसे सोना होता है, सो जाना, ड्रिफ्टिंग ऑफ टू ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका, और ये बढ़ रहा नॉर्थ अमेरिका को ज्वाइन करने के लिए। तो ओपनिंग अप द ड्रेक पैसेज टू क्रिएट अ कोल्ड सरकमपोलर करंट, कि अब ओपनिंग अप द ड्रेक पैसेज, यानी जो ड्रेक पैसेज है, जो एक दर्रा है, ड्रेक माने होता है दर्रा, पैसेज माने दर्रा, ड्रेक पैसेज माने ड्रेक दर्रा, और ड्रेक दर्रा बनाता हुआ टू क्रिएट अ कोल्ड सरकमपोलर करंट, यानी परिध्रुवीय, सरकमपोलर करंट का मतलब होता है ध्रुवीय, ध्रुव के चारों ओर, ठीक। करंट माने धारा, कीपिंग अंटार्कटिका फ्रिजिड, अंटार्कटिका को फ्रिजिड माने
बर्फ जैसा जमा हुआ। डिसोलेट माने एकांत, एंड एट द बॉटम ऑफ द बर्ड, और संसार के बिल्कुल बॉटम में, तली में करते हुए। तो यहाँ कहने का अर्थ है कि मान लो, कल्पना करो कि भारत क्या हो रहा है, थोड़ा आगे बढ़ रहा है और एशिया की परत को तोड़ता, उसको धकेलता हुआ हिमालय को बनाता हुआ दक्षिण अमेरिका बढ़ रहा है उत्तरी अमेरिका की तरफ। तो एक दर्रा बन रहा है, एक दर्रा बनाता हुआ, जिससे ध्रुव के चारों ओर ठंडी जो करंट है, जल धारा है, फ्रिजिड करंट है, वो फ्रिजिड जो जल धारा है वो, कि जो अंटार्कटिका को ठंडा, निर्जन, यानी कहने का मतलब यह है कि जो सर्कमपोलर करंट है, जो ध्रुवीय धारा है, वो कीपिंग अंटार्कटिका फ्रिजिड, माने वो अंटार्कटिका को ठंडा रखे है, डिसोलेट रखे, एकांत रखे, यानी पूरा जो एरिया बर्फ से ढका है, तो इसी कारण ये डिसोलेट है और बिल्कुल तली में माना जाता है, एट द बॉटम ऑफ द बर्ड, यानी पृथ्वी पर सबसे निचले भाग में ये चीज है। आगे देखें। फॉर अ सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ, अब ऑथर यहां कह रहे हैं फॉर अ सन वर्शिपिंग, यानी सूर्य की पूजा करने वाले साउथ इंडियन, दक्षिण भारतीय, मेरी तरह दक्षिण भारतीय, यानी अब ऑथर अपनी बात कर रहे हैं कि मेरे जैसे सूर्य की पूजा करने वाले दक्षिण भारतीय के लिए 2 वीक्स इन अ प्लेस, कि 2 हफ्ते एक जगह पर, वेयर 90% ऑफ द अर्थ्स टोटल आइस वॉल्यूम्स माने भाग या ढेर, आर स्टोर्ड इन अ चिलिंग प्रोस्पेक्ट, नॉट जस्ट फॉर सर्कुलेटरी और मेटाबॉलिक फंक्शन बट ऑल्सो फॉर द इमेजिनेशन। अब ऑथर यहां कहते हैं कि मेरे जैसी सूर्य की पूजा करने वाले दक्षिण भारतीय के लिए 2 हफ्ते एक ही जगह में, जहां 90% ऑफ द अर्थ्स टोटल आइस वॉल्यूम्स आर स्टोर्ड इन अ चिलिंग प्रोस्पेक्ट, चिलिंग माने ठंडी, कि जहां 90% जो एरिया है वो बर्फ का भंडार है, कि ऐसी जगह रहना नॉट जस्ट फॉर सर्कुलेटरी, केवल इसके लिए नहीं कि ये केवल रक्त संचार के लिए, सर्कुलेशन के लिए है, या मेटाबॉलिक फंक्शन के लिए, शरीर की भौतिक और रासायनिक क्रियाओं के लिए, बट ऑल्सो फॉर द इमेजिनेशन, ये एक कल्पना वाली भी चीज है। इट्स लाइक वॉकिंग इनटू अ जाइंट पिंग पोंग बॉल, कि ये तो ठीक मेरे लिए ऐसे ही है जैसे पिंग पोंग बॉल में वॉक करना, डिवॉइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर्स, कि जहां ह्यूमन मार्कर्स, मनुष्य के कोई भी चिन्ह नहीं है, डिवॉइड ऑफ माने खाली होना, कि ऐसी जगह पर मेरे जैसे भारतीय का होना जहां मनुष्य के चिन्ह ही नहीं है। ये इसके लिए नहीं मैं वहां हूं कि केवल सर्कुलेशन के लिए गया या मेटाबॉलिक के लिए, शरीर की भौतिक रासायनिक क्रियाओं के लिए, बल्कि ये कल्पना भी है मेरे लिए। फिर आगे कहते हैं जहां कोई ह्यूमन मार्कर नहीं, नो ट्रीज, कोई पेड़ नहीं, नो बिलबोर्ड्स माने विज्ञापन वगैरह वाला भी कोई सिस्टम नहीं, विज्ञापन पट भी नहीं वहां, बिल्डिंग्स भी नहीं। यू लूज ऑल अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव, कि जो भी अर्थली सेंस है, जो भी धरती का समझ है आपके दिमाग में, वो सारी समझ आप खो देंगे, यानी ऐसी जगह पहुंचकर आप पूरी अपनी समझ खो देंगे। एंड टाइम हियर, कि यहां जो पूरा पर्सपेक्टिव है, जो परिदृश्य है, वो तो भूल ही जाएंगे, साथ ही साथ समय को भी भूल जाएंगे ऐसी जगह पे आके। द विजुअल स्केल रेंजेस फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी, माइटी माने शक्तिशाली, बड़ी। अब यहां विजुअल स्केल की अगर बात की जाए, यानी वह जो दृश्य पटल में आ सके, जो दृष्टि की पहुंच में आ सके, जो हम देख सकें, तो वो चीजें देखने वाली फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी, यानी सूक्ष्म से लेके बहुत विशाल तक। यानी यहां अगर बात की जाए, दृष्टि की पहुंच कभी माइक्रोस्कोपिक हो जाती है, तो कभी यानी सूक्ष्मता हो जाती है, कभी विशाल हो जाती है, माइटी हो जाती है। तो मेजेस एंड माइट्स टू द ब्लू व्हेल, यानी जो अगर जीवों की बात की जाए तो मिज माने होता है मच्छर, एंड माइट्स माने कीड़े मकोड़े, टू यानी मच्छरों कीड़े मकोड़े से लेके ब्लू व्हेल तक, नीली व्हेल तक। एंड आइस वर्क्स एज बिग एज कंट्री, और इतने बड़े बड़े आइस वर्क्स यानी बर्फ के बड़े बड़े भाग कि जो देशों के बराबर है। और फिर इसमें आगे कहा गया द लार्जेस्ट रिकॉर्डेड वाज द साइज ऑफ बेल्जियम, और एक तो इतना बड़ा है, जो सबसे बड़ा आइसबर्ग है वो बेल्जियम देश के बराबर है। डेज गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन इन सररियल 24 आवर ऑस्ट्रल समर लाइट। अब ऑथर कहते हैं कि दिन गुजरते चले गए, दिन चलते ही जाते हैं,
डेज गो ऑन एंड ऑन इन सररियल 24 आवर, यानी अवास्तविक 24 आवर में, क्योंकि कोई एक्टिविटीज तो उधर है नहीं। कहने का मतलब निर्जन द्वीप है, निर्जन महाद्वीप है, तो वहां कुछ है नहीं, सररियल है यानी अवास्तविक है, सन्नाटा एक टाइप से, कुछ वहां है ही नहीं। और ऑस्ट्रल समर लाइट, दक्षिणी ग्रीष्म प्रकाश में, कि दिन चलते ही चले जाते हैं, यानी समाप्त होने में नहीं आते। कहने का मतलब वहां पता ही नहीं चलता क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। तो 24 घंटे अवास्तविक दक्षिणी प्रकाश में, एंड अ यूबिक्टस साइलेंस, वो एक सर्वव्यापी मौन में, इंटरप्टेड ओनली बाय द ओकेजनल, यानी कहने का मतलब जब कोई एक्टिविटीज नहीं है, कोई ह्यूमन वहां नहीं रहता, कोई जीवों के कोई विशेष चिन्ह नहीं है, तो ऐसी जगह एक सार्वभौमिक यूबिक्टस साइलेंस रहती है, इंटरप्टेड ओनली बाय द ओकेजनल एवेलेंस। ओकेजनल एवेलेंस का मतलब होता है जो नदियां वगैरह जो होती हैं वो बन जाने, या बर्फ की सरकती हुई चट्टान को एवेलेंस बोलते हैं, यानी कभी कभार चट्टानें खिसकती हैं तब कोई साउंड होता है, तब कोई बाधा वहां महसूस होती है। ये काल्विंग आइस सीट, या कोई आइस सीट बनती है, ऐसा होता है। तो कंसीक्रेट द प्लेस, यानी यही चीजें इस जगह को पवित्र करते हैं, कंसेक्रेट्स करती हैं। इट्स एन इमर्जन दैट विल फोर्स यू। अब ऑथर यहां कहते हैं यही एक इमर्जन है, धर्म दीक्षा है, दैट विल फोर्स यू, जो आपको बाध्य करेगी कि यू टू प्लेस योर सेल्फ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अर्थ जियोलॉजिकल हिस्ट्री, कि वो आपको धरती के जो जियोलॉजिकल है, भूगर्भीय जो इतिहास है, उसमें आपको शामिल करे, देखे कि अब इट इज एन इमर्जन दैट विल फोर्स यू टू प्लेस योर सेल्फ इन द कॉन्टेक्स्ट, कि आप अपने आप को इस कॉन्टेक्स्ट में रखेंगे ऑफ द अर्थ इकोलॉजिकल हिस्ट्री, कि धरती के जो भूगर्भीय इतिहास के संदर्भ में आप अपने आप को देखेंगे। अगर यहां आपने इस चीज को स्टडी किया, देखा। एंड फॉर ह्यूमंस, और मनुष्यों के लिए, द प्रोग्नोसिस इज नॉट गुड। द प्रोग्नोसिस माने पूर्वानुमान, यानी भविष्य परिणाम की भविष्यवाणी अच्छी नहीं है। यानी ऑथर कहने का मतलब यह एक धर्म दीक्षा है जो आपको मजबूर कर देगी कि आप स्वयं को पृथ्वी के भूगर्भीय इतिहास के संदर्भ में देखें, और मानव के जो रोग की दिशा में और परिणाम की भविष्यवाणी अच्छी नहीं। प्रोग्नोसिस माने होता है लक्षण उत्पन्न करना, यानी जो लक्षणों का अनुमान करना, यानी पूर्वानुमान। अब ह्यूमन इम्पैक्ट, मनुष्य का प्रभाव। तो ह्यूमन सिविलाइजेशंस हैव बीन अराउंड फॉर अ paltry 12,000 ईयर्स। कि अब यहां कहते हैं कि मानव सभ्यता यहां पर मात्र 12,000 वर्षों से है। बियरली अ फ्यू सेकेंड ऑन द जियोलॉजिकल क्लॉक, कि अगर जियोलॉजिकल क्लॉक में देखा जाए तो मुश्किल से बियरली कुछ सेकंड के बराबर ही है होती, कि अगर भूगर्भीय घड़ी में यह मात्र कुछ सेकंड ही होते हैं, अगर 12,000 वर्षों को देखा जाए जब से मनुष्य सभ्यता यहाँ है। इन दैट शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, इस छोटे से समय में, शॉर्ट अमाउंट मान छोटा मात्रा समय की, तो वी हैव मैनेज टू क्रिएट अ क्वाइट रकस, कि हमने एक मैनेज कर लिया है। वी हैव मैनेज्ड, हम मैनेज कर चुके हैं, यानी ये संभाल चुके हैं, टू क्रिएट मैनेज कर चुके हैं, टू क्रिएट क्वाइट अ रकस, कि हमने एक हो हल्ला मचा रखा है बिल्कुल, यानी हमने एक अधिकार उथल पुथल मचा रखी है इतने ही समय में। एचिंग आर डोमिनेंस, एचिंग माने छापना, कि हमने अपना प्रभाव छाप दिया ओवर नेचर, प्रकृति पर अपना अधिकार बना लिया। विद आर विलेजेस, गांवों के रूप में, टाउन्स के रूप में, सिटीज के रूप में, मेगा सिटीज के रूप में, यानी हमने धरती को इन रूपों में बांट रखा है। टाउन्स, विलेजेस, सिटीज और मेगा सिटीज माने बड़े बड़े शहर। The rapid increase of human populations has left us battling with our other species for limited resources. अब जो limited resources हैं इस धरती पर, जो संसाधन वो limited है, तो इस limited resource के लिए हमें जो other species हैं उनसे battling करनी होती है, युद्ध लड़ना होता है। Rapid increase of human population, कि चूंकि जो लगातार rapid माने तेजी से जो ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही, मनुष्य की जो जनसंख्या बढ़ रही, हैज लेफ्ट अस, उसने हमें किस मोड़ पर ला खड़ा कर दिया? युद्ध के मोड़ पर, कि हम अदर
प्रजातियों से, अदर जीवों की प्रजातियों से रिसोर्स के लिए, संसाधनों के लिए लड़ रहे। पानी हो गया, जंगल हो गया, अब हम जानवरों के जंगल में भी पहुंच गए, वहां भी हमने मकान बना लिए। तो ये कहने का मतलब है। एंड द अनमिटिगेटेड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। और अनमिटिगेटेड, मिटिगेट माने होते हैं जिसको प्रशमित करना, यानी अनमिटिगेटेड माने जो शांत ना हो, प्रशमित ना हो, बुझा हुआ ना हो। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल यानी लगातार ये जो जीवाश्म ईंधन है ये भी जल रहा है। हैज नाउ क्रिएटेड अ ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द बर्ड। और इस फॉसिल के जलने से, जीवाश्म ईंधन के जलने से, फॉसिल फ्यूल के जलने से, जीवाश्म ईंधन के जलने से एक ब्लैंकेट, एक कंबल जैसा आ गया है कार्बन डाइऑक्साइड का पूरे बर्ड में, विच इज स्लोली बट श्योरली, जो धीरे धीरे लेकिन बड़े श्योरली, बड़े निश्चित रूप से इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर। ये एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा है, बढ़ा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने का, जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो चादर चारों ओर आ गई है, वो धीरे धीरे ग्लोबल टेम्परेचर को बढ़ा रही है, वैश्विक ताप को बढ़ा रही है। अब क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कंटेस्टेड एनवायरमेंटल डिबेट्स ऑफ आवर टाइम। अब जो क्लाइमेट चेंज है, जो मौसम में जो परिवर्तन हो रहा है, ये सबसे ज्वलंत, हॉटली, सबसे गर्म, एक टाइप से कहा जाए सबसे ज्वलंत, यहां ज्वलंत का मतलब होगा कंटेस्टेड एनवायरमेंटल डिबेट्स, कि पर्यावरणीय बहस, सबसे ज्वलंत पर्यावरणीय ये बहस है। अब क्या बहस है? हम आज के समय की, कि ऑथर यहां कह रहे हैं कि मौसम का जो परिवर्तन है वो हमारे समय की सबसे ज्वलंत पर्यावरणीय बहस है। वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कंटेस्टेड, मतलब जिसको सबसे ज्यादा कंटेस्टेड किया गया, इसमें प्रतिभाग किया गया, इस पर लड़ा गया। फिर आगे ऑथर कहते हैं, विल द वेस्ट अंटार्कटिक आइस, विल द वेस्ट अंटार्कटिक आइस, क्या जो पश्चिम की अंटार्कटिका की जो बर्फ है, आइस सीट है जो, मेल्ट एंटायरली। अब ये क्वेश्चन उठ रहे हैं, क्या जो पश्चिम के अंटार्कटिका की जो बर्फ सीट है, बर्फ की जो सीट है, क्या वो पूरी तरह पिघल जाएंगी? विल द गल्फ स्ट्रीम ओशियन करंट बी डिसरप्टेड, कि जो गल्फ स्ट्रीम यानी जो खाड़ी की जो धाराएं हैं, ऑथर यहां कह रहे हैं कि क्या ऐसा हो जाएगा, या क्या जो एक तो ये चादर पिघल जाएगी, इसकी सीट जो है वेस्ट अंटार्कटिक की, या द गल्फ स्ट्रीम ओशियन करंट बी डिसरप्टेड। डिसरप्टेड माने होता है बाधित होना या अवरोध उत्पन्न होना। यानी कहने का मतलब है कि क्या यह संसार का मतलब ये पूरी तरह नष्ट हो जाएगी, जो पूरी जो ये बर्फ है वहां की। गल्फ स्ट्रीम, गल्फ माने होता है खाड़ी, स्ट्रीम माने धारा, ओशियन करेंट्स बी डिसरप्टेड, कि ये सब डिसरप्ट हो जाएगा, क्या सब हट जाएगा, भंग हो जाएगा, विघटित हो जाएगा। फिर आगे ऑथर कहते हैं, विल इट बी द एंड ऑफ द बर्ड, क्या ये संसार का अंत होगा? एज वी नो इट, जैसे कि हम जानते हैं, क्या यही अंत होगा? मे बी मे नॉट बी, हो भी सकता और नहीं भी, आइदर वे, अब चाहे जो भी हो, आइदर वे माने चाहे जो भी हो। अंटार्कटिका इज अ क्रूशल एलिमेंट इन दिस डिबेट, कि अगर इस बहस की बात की जाए, क्लाइमेट चेंज के पर जो बहस है, जो मोस्ट हॉटली कंटेस्टेड एनवायरमेंटल डिबेट्स हैं आज के समय की, इसमें सबसे क्रूशियल पॉइंट है आपका यही बहस, यही डिबेट, अंटार्कटिका वाली डिबेट सबसे क्रूशियल पॉइंट है। नॉट जस्ट बिकॉज इट इज द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड, कि इसलिए नहीं कि ये केवल, नॉट जस्ट बिकॉज इट इज द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड, कि यही एकमात्र संसार में जगह है, इसलिए नहीं। विच हैज नेवर सस्टेन्ड अ ह्यूमन पॉपुलेशन, कि जिसमें कभी भी सस्टेन माने कायम रहना या बने रहना, कि जिसमें कभी भी या पोषित होना, कि जिसमें कभी भी ह्यूमन पॉपुलेशन पोषित नहीं हो पाई, कहने का मतलब कभी मनुष्य नहीं रहा। एंड देयरफॉर रिमेन्स रिलेटिवली प्रिस्टीन इन दिस रिस्पेक्ट, कि इसलिए ये हमेशा रिलेटिवली अगर कहा जाए तो हमेशा प्रिस्टीन रही, आदिम रही, प्राचीन रही, इस पक्ष में अगर कहा जाए जनसंख्या के मामले में। बट मोर इम्पोर्टेंटली, लेकिन अगर और गौर से देखा जाए, महत्वपूर्ण रूप से समझा जाए, तो बिकॉज इट होल्ड्स इन इट्स आइस कोर्स 500,000 ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स ट्रैप्ड इन इट्स लेयर्स ऑफ आइस, लेकिन इट होल्ड्स, इसमें कायम है, इन इट्स आइस कोर, इसके आइस कोर में, बर्फ के बिल्कुल केंद्र में
500,000 ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स, कि 500,000 वर्ष पुराने कार्बन रिकॉर्ड्स मौजूद हैं जो ट्रैप्ड हैं, फंसे हुए हैं इन इट्स लेयर्स ऑफ आइस, बर्फ की परतों में, कि बर्फ की परतों में ये चीज फंसी हुई है। अब आगे ऑथर कहते हैं इफ वी वांट टू स्टडी एंड एग्जामिन द अर्थ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, अगर हम धरती के प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को एग्जामिन करना चाहते हैं यानी उसका परीक्षण और स्टडी करना चाहते हैं तो अंटार्कटिका इज द प्लेस टू गो। तो अंटार्कटिका ऐसी जगह है जहां हम जा सकते हैं। अब आगे ऑथर कहते हैं स्टूडेंट ऑन आइस द प्रोग्राम आई वॉज वर्किंग विद ऑन सोलास्की, कि सोलास्की जिस जहाज में मैं सवार था उसमें हम एक प्रोग्राम के अंतर्गत गए थे अंटार्कटिका घूमने, जिस प्रोग्राम का नाम था स्टूडेंट्स ऑन आइस। एम्स टू डू एग्जैक्टली, जिसका उद्देश्य था वास्तव में एग्जैक्टली क्या करना, दिस यही, बाई टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड, कि हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को संसार के एंड्स में, छोर में ले जाना, छोरों में ले जाना, एंड यानी किनारे ले जाना, बिल्कुल जहां संसार खत्म होता हुआ महसूस तो वहां ले जाना, एंड प्रोवाइडिंग देम विद इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, और उनको उपलब्ध कराना, प्रोवाइड कराना इंस्पायरिंग प्रेरित करने वाली शिक्षात्मक अवसर, विच विल हेल्प देम जो उनकी मदद करेंगे, फोस्टर अ न्यू अंडरस्टैंडिंग, फोस्टर माने होता है विकसित करना, फलना फूलना, कि जो उनकी मदद करेंगे उनमें एक नई अंडरस्टैंडिंग का विकास करने में, एंड रिस्पेक्ट फॉर आवर प्लानिट, कि अगर वे लोग बच्चों को ऐसी जगह ले जाया जाए जैसे कि ये कैंपेन है, ये प्रोग्राम है स्टूडेंट ऑन आइस, तो इससे एक नई समझ उत्पन्न होगी और धरती के प्रति रिस्पेक्ट बढ़ेगा, इस प्लेनेट के प्रति। इट हैज बीन इन ऑपरेशन फॉर 6 years नाउ, कि ऑथर कह रहा है कि ये ऐसा करते हुए 6 वर्ष हो चुके हैं। इट हैज बीन इन ऑपरेशन फॉर 6 years नाउ, कि अभी तक 6 वर्ष हो चुके हैं। हेडेड बाई कैनेडियन जियोफ ग्रीन, कि जो किसकी अध्यक्षता में, यानी इसके जो प्रमुख है वो कैनेडियन जोएफ ग्रीन है। हु गॉट टायर्ड ऑफ कार्टिंग माने होता ले जाना, सेलिब्रिटीज, कि जो सेलिब्रिटीज को ले जाने में थक चुके थे, एंड रिटायर्ड को ले जाने में, यानी इनके साथ पहले सेलिब्रिटीज, रिटायर्ड लोग, रिच धनी लोग, क्यूरियोसिटी सीकर्स उत्सुकता वाले लोग, हु कुड ओनली गिव बैक इन अ लिमिटेड वे, कि जो अगर कुछ वापस कर भी सकते हैं ज्ञान का या कुछ सीखने के बाद अगर कुछ वापस भी कर सकते हैं तो ऐसे लोग बहुत लिमिटेड वे में वापस कर सकते हैं। कहने का मतलब अगर ऐसे लोगों को इन जगहों पर ले जाया जाए तो वो ज्यादा कुछ मानवता के लिए या धरती के लिए नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो लोग सेलिब्रिटी हैं या फिर वो कोई रिटायर्ड लोग हैं, बूढ़े बूढ़े धनी समृद्ध लोग हैं जिनको धरती से कोई लेना देना, अपनी मौज मस्ती से मतलब है, और क्यूरियोसिटी सीकर हैं, यानी वे हैं जो उत्सुकता वाले हैं, विचित्रता की खोज में जो लगे हुए हैं, क्यूरियोसिटी सीकर्स बोलते हैं उनको। तो विद, अब ऑथर कहते हैं लेकिन विद स्टूडेंट्स ऑन आइस, ये जो हमारा प्रोग्राम है स्टूडेंट्स ऑन आइस, इनके साथ यानी स्टूडेंट्स के साथ ही ऑफर्स द फ्यूचर जनरेशन ऑफ द पॉलिसी मेकर्स आ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस एट एन एज, कि उस समय में ये लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस यानी जीवन बदलने वाला अनुभव भविष्य के लिए ये कर रहे, भविष्य वाली जो पीढ़ी फ्यूचर जनरेशन के लिए, और पॉलिसी मेकर्स की जो नीति बनाए, कि नीति निर्माताओं की जो भावी नीति निर्माताओं की, पॉलिसी मेकर्स की जो भावी पीढ़ी है उसके लिए एक लाइफ चेंजिंग अनुभव होगा, ये बड़ा अच्छा अनुभव। When they are ready to absorb, कि जब वे तैयार होंगे एब्जॉर्ब करने के लिए, सोखने के लिए, पचाने के लिए, ग्रहण करने के लिए, सीखने के लिए, एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली एक्ट, और बहुत महत्वपूर्ण रूप से क्रिया करने के लिए, एक्ट करने के लिए। यानी कहने का मतलब अगर इनके साथ जाएंगे तो वे सीखेंगे, बहुत कुछ ग्रहण करेंगे और फिर बहुत कुछ करेंगे भी, एक्ट भी करेंगे। द रीजन द प्रोग्राम हैज बीन सो सक्सेसफुल, अब कारण की प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल रहा, इज बिकॉज, ये ऐसा इसलिए सक्सेसफुल रहा क्योंकि इट्स इम्पॉसिबल टू गो एनीवेयर नियर द साउथ पोल, कि ये असंभव है साउथ पोल में कहीं भी जाना, एंड नॉट बी अफेक्टेड बाई इट, और इससे प्रभावित हुए बिना। कि ऑथर यहां कह रहे हैं कि जिस कारण से कार्यक्रम इतना सफल रहा वह यह है कि दक्षिणी ध्रुव के आसपास कहीं जाना और उससे प्रभावित न होना असंभव है,
not be affected by it. It is easy to blaze about polar ice caps melting while sitting in the comfort zone of our respective latitude and longitude. Latitude माने अक्षांश, longitude माने देशांतर. कि अब ऑथर कहता है इट इज इजी टू ब्लेज. ब्लेज का मतलब होता है उदासीन हो जाना. ये आसान है उदासीन हो जाना अबाउट पोलर आइस कैप्स, कि पोलर जो ध्रुवीय आइस कैप्स हैं, कि बर्फीले जो पर्वत हैं, इनके प्रति बर्फ, इनकी चोटियों के प्रति उदासीन हो जाना, जो पिघल रही है वाइल सिटिंग इन द कंफर्ट जोन ऑफ अवर. कि हम तो अब, जबकि लोग जो है वो सिटिंग अपने मतलब कंफर्ट जोन में, अपने सुरक्षित क्षेत्र में, जोन मान क्षेत्र में ही बैठे बैठे अपने रिस्पेक्टिव, अपने क्रमशः जो जहां है उस जगह, अपने अक्षांश और देशांतर वाली जगह में बैठे बैठे इन जगहों की कल्पना करना थोड़ा मुश्किल है. कहने का मतलब ये है, ये आसान है कि हम इसके प्रति उदासीन बने रहें. यानी कहने, ऑथर यहाँ ये कहना चाहते हैं जैसे हम घर में बैठे हो कल्पना करें कि वहां क्या हो रहा है, तो ये कल्पना करना तो आसान है घर में बैठे बैठे अपनी अपनी जोन में, कि बर्फ पिघल रही है, हो रहा वो हो रहा. बट वेन यू कैन विजिबली सी ग्लेशियर्स, लेकिन जब आप बिल्कुल बिल्कुल आंखों से देख सके, विजिबली देख सके ग्लेशियर को, रिट्रेटिंग, पीछे हटते हुए, एंड आइस सेल्फ्स, और जो बर्फ की जो परतें हैं, सेल्फ्स हैं, कोलैप्सिंग, उनको ढहते हुए, गिरते हुए, नष्ट होते हुए, तो यू बिगिन, जब आप ऐसा आंखों से देखेंगे जैसे ये बच्चे गए साथ में ऑथर के, तो आप शुरू कर देंगे टू रियलाइज, ये रियलाइज करना दैट की द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज वेरी रियल, कि जो थ्रेट है, जो खतरा है ग्लोबल वार्मिंग का, वो वास्तविक है, रियल है. अंटार्कटिका बिकॉज ऑफ हर सिंपल इकोसिस्टम. अब अंटार्कटिका अपने सिंपल, साधारण से इकोसिस्टम के कारण, एंड लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और जैव विविधता की कमी के कारण, इज द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी, ये अध्ययन करने का उचित स्थान है, परफेक्ट प्लेस है. कि हाउ लिटिल चेंजेस इन द एनवायरमेंट कैन हैव बिग रिपरकशंस, कि कैसे लिटिल चेंजेस इन द एनवायरमेंट, कि वातावरण में कैसे छोटे छोटे परिवर्तन बड़े रिपरकशंस लाते हैं, माने बड़े दुष्परिणाम लाते हैं, प्रतिक्रियाएं लाते हैं. टेक द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन, कि मान लीजिए हम माइक्रोस्कोपिक, जो बहुत सूक्ष्म फाइटोप्लैंक्टन, एक घास होती है एक टाइप की, दोज ग्रासेस, वो वे घासें हैं ये, ऑफ द सी, समुद्र की वे घासें, दैट नॉरिश, जो पोषण करती हैं, एंड सस्टेन, कायम रखती हैं, यानी ऊर्जा देती रहती हैं, जीवन देती रहती है, द एंटायर माने संपूर्ण साउथर्न ओशियंस फूड चेन, की दक्षिण की जो समुद्र की जो भोजन श्रृंखला है उसको ये पोषण देती है. कहने का मतलब है दक्षिणी ओशियन में जो भोजन है वो यही है, फाइटोप्लैंक्टन, यही सूक्ष्म भोजन है, यही घास, एक प्रकार की घास है. तो दी सिंगल कॉल्ड प्लांट्स, ये सिंगल कॉल्ड प्लांट्स, यानी ये जो एक कोशिका वाले जो ये प्लांट्स है, पौधे हैं, यूज द सन्स एनर्जी, ये सन की एनर्जी को प्रयोग करते हैं, टू एसेमिलेट, अपने आप में मिलाने में, कार्बन को ग्रहण करने में यूज करते हैं, एंड सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज कर देते हैं, संश्लेषित कर देते हैं, इन दैट वंडरस एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इन दिस वंडरस माने आश्चर्यजनक, और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, की आश्चर्यजनक और जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस उसमें. यानी कहने का मतलब ये है, जो ये एक कोशिका वाले सिंगल कॉल्ड, जो क्या है लिखा, सिंगल कॉल्ड नहीं, यहाँ सेल्ड, सिंगल सेल्ड जो प्लांट्स हैं, यानी एक कोशीय जो प्लांट्स हैं, ये क्या करते हैं, एक कोशिका वाले पौधे सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करते हैं, और बड़े विस्मयकारी और महत्वपूर्ण क्रिया द्वारा, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके कार्बन की यौगिक बनाते हैं. समझ में आ गई बात? क्या होगा, दीज सिंगल सेल्ड प्लांट्स, ये सिंगल सेल्ड प्लांट यूज द सन्स एनर्जी टू एसिमुलेट कार्बन को मिलाने में सन्स एनर्जी का यूज करते हैं, एंड सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड, और फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज करते हैं, संश्लेषित करते हैं, इन दैट वंडरस एंड मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस की आश्चर्यजनक और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोसेसेस में यानी क्रियाओं में. आगे देखिए, साइंटिस्ट वार्न दैट, अब वैज्ञानिक ये चेतावनी देते हैं कि फर्दर डेप्लीशन इन द ओजोन लेयर, की जो ओजोन लेयर में ये फर्दर मतलब
तुरंत ही ये जो शीघ्र, फर्दर माने आगे, जो आगे ये जो कमी हो रही, डेप्लीशन हो रहा, विल अफेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, ये फाइटोप्लैंक्टन की एक्टिविटीज को अफेक्ट कर देंगी, प्रभावित कर देंगी। क्या कर देंगी? उनको पूरी तरह प्रभावित कर देंगी। विल अफेक्ट द फाइटोप्लैंक्टन विच इन टर्न विल अफेक्ट द लाइव्स ऑफ ऑल द मरीन एनिमल्स, जो विच इन टर्न, जो बदले में अफेक्ट करेंगी, प्रभावित करेंगी क्या? द लाइव्स माने जीवन ऑफ ऑल द मरीन एनिमल्स, कि सारे मरीन एनिमल्स के जीवन को ये प्रभावित करेंगी। आगे देखें जरा, मरीन एनिमल्स के जीवन को, यानी समुद्री जीवों एनिमल्स के जीवन को, एंड द बर्ड्स ऑफ द रीजन, और जो क्षेत्र की जो चिड़ियां हैं उनके जीवन का, एंड द ग्लोबल कार्बन साइकिल, और जो वैश्विक कार्बन साइकिल है उसको प्रभावित करेंगी। यानी फाइटोप्लैंक्टन प्रभावित होगा तो सब प्रभावित हो जाएगा, पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो इन द पैरेविल, पैरेविल माने होता है नीति कथा, इन द पैरेविल ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, किस फाइटोप्लैंक्टन की कथा में, देयर इज अ ग्रेट मेटाफोर फॉर एग्जिस्टेंस, कि अस्तित्व के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। कि वो क्या है? टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स, की छोटी चीजों का ध्यान रखें, एंड द बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस, और जो बड़ी चीजें होंगी वो अपने आप होंगी। यानी अपने आप फॉल इनटू प्लेस माने हो जाना, अपनी जगह पर आ जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। वॉक ऑन द ओशियन, अब ऑथर कहते हैं कि वॉक ऑन द ओशियन, कि ओशियन माने समुद्र में वॉक करना, कि कहते हैं समुद्र में वॉक करना। माई अंटार्कटिक एक्सपीरियंस वॉज फुल ऑफ सच एपिफेनीज। अब ऑथर कहते हैं कि इस प्रकार के एपिफेनीज माने दर्शनों से, इस प्रकार के दर्शन से, इस प्रकार के अनुभवों से, देखने के अनुभवों से मेरा अंटार्कटिक एक्सपीरियंस भरा हुआ था। बट द बेस्ट अकर्ड, लेकिन सबसे अच्छी चीज तब घटित हुई जब जस्ट शॉर्ट ऑफ द अंटार्कटिक सर्कल एट 65.55 डिग्री साउथ, कि जस्ट शॉर्ट, कि परंतु सबसे अच्छा वो तब हुआ था, माने सबसे अच्छा जो अनुभव था वो तब हुआ था जो अंटार्कटिका वृत्त से, यानी अंटार्कटिक सर्कल से बिल्कुल निकट 65.55 डिग्री दक्षिण में हुआ था। वो अनुभव सबसे अच्छा था। द सोकाल्स्की हैड मैनेज्ड टू वेज herself into a thick white stretch of ice between the peninsula and Tadpole Islands, which was preventing us from going any further. अब ऑथर यहां कहते हैं कि जो सोलास्की जो जहाज है, हैड मैनेज टू वेज, वो हैड मैनेज टू वेज, यानी वो आगे नहीं बढ़ पाया। herself into a thick, यानी वो आगे नहीं अपने आप को ले जा पाया वो जहाज। herself into a thick white stretch of ice, क्योंकि एक मोटी सफेद विस्तार था बर्फ का। बिटवीन द पेनिनसुला, पेनिनसुला माने प्रायद्वीप, एट टेडपोल आइलैंड के बीच में, विच वाज प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम गोइंग एनी फर्दर, जो हमें आगे जाने से रोक रहा था। द कैप्टन डिसाइडेड, और कैप्टन ने तब ये निर्णय लिया कि वी वर गोइंग टू टर्न राउंड, कि हम, कैप्टन ने निर्णय लिया कि अब हम थोड़ा मुड़ने जा रहे हैं, एंड हेड बैक नॉर्थ, और वापस उत्तर की तरफ हो रहे हैं। बट बिफोर वी डिड, लेकिन इसके पहले कि हम मुड़े, वी वर ऑल इंस्ट्रक्टेड टू क्लाइंब डाउन द गैंगप्लैंक एंड वॉक ऑन द ओशियन। तो ऑथर कहते हैं कि ऐसा करने से पहले हमें कहा गया कि हम तख्ते से उतरकर, कि क्लाइंब डाउन द गैंगप्लैंक माने तख्ते से उतरकर, एंड वॉक ऑन द ओशियन, की समुद्र पर थोड़ा वॉक करें, यानी बर्फ से जमे हुए समुद्र पर की बात हो रही है यहां। सो देयर, इसलिए वहां, वी वर ऑल 52 ऑफ अस, हम सभी जो 52 लोग थे वे, knitted out in Gore-Tex and glares. knitted out मतलब फुल प्रूफ थे हम लोग, वाटर प्रूफ कपड़े पहने थे और सभी बिल्कुल एंड ग्लेयर्स, और जो एंटी ग्लेयर वाली जो चश्मे पहनकर हम, मतलब ये सब पहने हुए थे, एंटी ग्लेयर चश्मे मतलब जिसमें चमक न ज्यादा पड़े। तो वॉकिंग ऑन अ स्टार्क वाइटनेस,
कि शुद्ध व्हाइटनेस में हम यानी शुद्ध सफेदी में वॉक कर रहे थे, यानी बर्फ ही बर्फ वहां जमी थी। दैट सीम टू स्प्रेड आउट फॉर एवर, जो हमेशा एक लंबे विस्तार में आगे तक गई थी। कहने का मतलब है कि शुद्ध सफेदी के ऊपर चल रहे थे जो लगता था कि सर्वत्र फैली हुई है। फॉर एवर माने हमेशा, स्प्रेड आउट माने बिस्ते थे। अंडरनीथ आवर फीट, हमारे पैरों के नीचे, वाज अ मीटर थिक आइस पैक, कि 1 मीटर की मोटी आइस पैक थी, एक पट्टी थी 1 मीटर की मोटी। अंडरनीथ दैट, और उसके नीचे 180 मीटर्स ऑफ लिविंग ब्रीथिंग सॉल्ट वाटर ऑफ 180 मीटर, और उसके नीचे 180 मीटर गहरा जीवित सांस लेता हुआ सॉल्ट था, नमक था, नमकीन पानी था। इन द पेरीफेरी क्रैब ईटर, इन द पेरीफेरी माने होता परिसीमा, इन द पेरीफेरी माने परिसीमा, और क्रैब ईटर माने केकड़ा खाने वाली। सील्स, जो सील मछलियां होती हैं जो केकड़ा खाती हैं। वर स्ट्रेचिंग, वो फैली हुई थी, स्ट्रेचिंग कर रही थी। एंड सनिंग देमसेल्फ ऑन आइस फ्लोज मच लाइक स्ट्रे डॉग्स, कि वो फैली हुई थी, वहां पसरी हुई थी सभी जो मछलियां खाने, जो केकड़े खाने वाली जो सील मछलियां थी, वे धूप खाती हुई बर्फ के टुकड़ों पर पड़ी थी। यानी आइस फ्लोज पर, जो आइस फ्लोज का मतलब है जो फ्लो माने होता है बहना, जो बर्फ के टुकड़े पानी में तैरते हैं उन पर वो पड़ी हुई थी। बर स्ट्रेचिंग एंड सनिंग देमसेल्फ ऑन द आइस फ्लोज मच लाइक स्ट्रे डॉग्स, ठीक जो आवारा कुत्ते होते हैं उनकी तरह। और विल डू अंडर द शेड ऑफ अ बेनियन ट्री, विल डू अंडर द शेड ऑफ अ बेनियन ट्री, जो आवारा कुत्ते होते हैं ना, जो ऐसा करते हैं अंडर द शेड ऑफ अ बेनियन ट्री, कि बरगद के पेड़ की छाया के नीचे जो ऐसा करते हैं माने पड़े रहते हैं, वैसे ये लोग भी वहां पड़ी थी मछलियां, यानी सील्स पड़ी थी। आगे देखें। इट वॉज नथिंग सॉर्ट ऑफ अ रेवल्यूशन, रेवल्यूशन माने रहस्य उद्घाटन, ये कुछ नहीं था लेकिन एक प्रकार का हमारे लिए रहस्य उद्घाटन था, क्योंकि मजे की चीज थी, नई चीज थी। एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्ट, कि वास्तव में दरअसल सब कुछ कनेक्ट था, एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। 9 टाइम जोन्स, अब ऑथर यहां कहते हैं कि 9 टाइम जोन, कि 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज ऑफ वाटर, पानी के 3 समुद्र, एंड मेनी इकोस्फीयर लेटर्स, और कई वायुमंडलों के बाद पश्चात। आई वॉज स्टिल वेंडरिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ बैलेंस इन प्ले इन अवर प्लैनेट, कि मैं अभी भी वेंडरिंग अबाउट माने विचार कर रहा था, सोच रहा था, वंडरिंग अबाउट माने सोच रहा था, वंडर कर रहा था, उस पर आश्चर्य कर रहा था, सोच रहा था। आई वॉज स्टिल माने अभी भी, वंडरिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ बैलेंस, की सुंदरता के बैलेंस पर, इन प्ले ऑन आवर प्लैनेट, कि मैं ये चीज सोच रहा था, मैं अब भी अपने ग्रह के संतुलन के सौंदर्य पर ये वंडर था, सोच रहा था, यानी चकित भी था और सोच भी रहा था। हाउ वुड इट बी, क्या होगा, इफ अंटार्कटिका वर टू बिकम द वार्म प्लेस, कि अंटार्कटिका भी एक गर्म जगह हो जाए, दैट इट वंस यूज्ड टू बी, जैसे कभी हुआ करती थी। और क्या हो, विल बी अराउंड टू सी इट, और क्या हम भी इसको देखने के लिए इसके चारों ओर होंगे, और अथवा वुड बी हैव गॉन द वे ऑफ द डायनासोर, या हम उन्हीं के मार्ग में चले गए होंगे, डायनासोर के मार्ग में, यानी हमारा भी हाल वही हुआ होगा जो डायनासोर का हुआ था, मैमूथ का हुआ था, यानी जो डायनासोर्स थे उनका हुआ था, जो बड़े विशालकाय जो जानवर हुआ करते थे उनका। एंड वूली रीनोस, और ऊन वाले रीनोस का, यानी बालों वाले, जो रीनो माने होता है गेंडा, मतलब उन्हीं जैसा हमारा हाल, जो अब इस समय नहीं है, विलुप्त हो चुके। क्या इन जैसा, तब अगर ऐसा हो जाए जब अंटार्कटिका वापस से गर्म हो जाए तो क्या हम नहीं रहेंगे, इन जैसा हमारा हाल होगा। हु इज टू से, कौन जाने, यानी कौन कह सकता है ये। बट आफ्टर स्पेंडिंग 2 वीक्स, लेकिन 2 हफ्ते बिताने के बाद, विद अ बंच ऑफ टीनेजर्स, टीनेजर्स माने होता है किशोर, किशोर अवस्था के, वंश माने होता है ग्रुप, किशोर अवस्था के बच्चों के ग्रुप के साथ 2 हफ्ते बिताने के बाद, हु स्टिल हैव द आइडियलिज्म, जो वे बच्चे जो अभी भी रखते हैं, विचार रखते हैं, आइडियलिज्म रखते हैं, टू शेप द वर्ल्ड, संसार को बचाने का। ऑल आई कैन
से, और जो कुछ मैं कह सकता हूं वो ये है, इज दैट ये है कि अ लॉट कैन हैपन इन अ मिलियन ईयर्स, कि 10 लाख वर्ष में बहुत कुछ हो सकता है, बट व्हाट अ डिफरेंस अ डे मेक्स, लेकिन एक दिन से क्या अंतर होगा, लेकिन एक दिन से क्या अंतर पैदा होगा, व्हाट अ डिफरेंस अ डे मेक्स। तो इस टाइप से ये जो चैप्टर है आई थिंक आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। यदि हुआ है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।